हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th चैप्टर 6 जैव प्रक्रम के बहुविकल्पी समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो ध्यान रखिएगा, फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है वो बाएं आलिंद में आता है, हृदय के बाएं आलिंद में आता है फेफड़ों से शुद्ध रक्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिक्सन एवं जॉली संबंधित हैं। तो डिक्सन और जॉली ने जो है रसारोहण दाब की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, रसारोहण जो दाब होता है ये जो बड़े लंबे पेड़ होते हैं उनमें काम करता है, क्योंकि जड़ों से जल को जो है पेड़ों की बड़ी उच्च शाखाओं तक पहुंचाना होता है। तो इस दाब के कारण ही जो है जल जड़ों से लेकर के शाखाओं तक पहुंचता हैगा। और इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया था डिक्सन और जॉली ने। तो रसारोहण दाब से संबंधित है डिक्सन और जॉली। अगला क्वेश्चन है, खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो खनिज लवणों का अवशोषण जो है किसके द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, जड़ों द्वारा होता है। खनिज और लवण जो है जड़ों द्वारा जो है भूमि से अवशोषित करे जाते हैं, ग्रहण करे जाते हैं और पौधे के सभी भागों तक भेजे जाते हैंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र का संबंध किससे हैगा। तो ध्यान रखिए, रंध्र जो रंध्र जो होते हैं जो पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं अधिकतर, ये वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैंगे। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है जल की अतिरिक्त मात्रा को जो है रंध्रों के द्वारा बाहर वातावरण में वाष्पित कर दिया जाता हैगा। तो इस तरह से रंध्र का संबंध किससे है, वाष्पोत्सर्जन से है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ठीक है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है भोजन का निर्माण होता है वो होता है पत्तियों में। पत्तियों में जो है निर्माण होता है, क्योंकि पत्तियों में ही, ध्यान रखिएगा, पौधे के हरे भागों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और जहाँ पर जिस भाग में क्लोरोफिल होगा उस भाग में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पौधे की पत्तियों में होती है। इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में फॉलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम बताना है। तो फॉलिक अम्ल की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। तो ध्यान रखिए, अग्नाशयी रस जो होता है इसमें 3 एंजाइम्स स्रावित होते हैंगे, जो तीनों यानी कि प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा तीनों का पाचन करते हैंगे। तो इन तीनों का पाचन होता है अग्नाशयी रस के द्वारा जो है। ध्यान रखिए, जो अग्नाशयी रस में पहला जो एंजाइम होता है इसे बोलते हैंगे एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा होता है लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, और तीसरा होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। इस तरह से अग्नाशयी रस के द्वारा जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता हैगा। जो फुफ्फुस धमनियाँ होती हैंगी या पल्मोनरी धमनियाँ होती हैं उससे अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा जो है अशुद्ध रक्त जो है फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है। कहाँ पर जाता है, शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यकृत परिवर्तित करता है। तो यकृत जो है, ध्यान रखिएगा, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है यकृत, क्योंकि अमोनिया जो है ये अधिक हानिकारक पदार्थ है जबकि यूरिया कम हानिकारक पदार्थ होता है। तो यकृत का यही काम है, ये अमोनिया को तुरंत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इस तरह से यूरिया का संश्लेषण करता है, ये ध्यान रखिए आप। अगला क्वेश्चन है, मानव नर में पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम बताना है। तो मानव नर में जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो पहला वाला सही है, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसका रूपांतरित रचना है, यानी किस ग्रंथि का रूपांतरित रचना है। तो ध्यान रखिएगा, ये श्वेत ग्रंथियों की रूपांतरित रचना है। जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं या पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं उनकी रूपांतरित रचना है ये दुग्ध ग्रंथियां। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर ये 4 क्रियाएं दी हुई हैं, उत्सर्जन दिया है, श्वसन, पाचन और वृद्धि में। तो ध्यान रखिए, श्वसन में सहायक होता है हीमोग्लोबिन, जो है श्वसन क्रिया में सहायक होता हैगा, क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एक अस्थायी यौगिक बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस तरह से ऑक्सीजन को जो है ले जाता हैगा प्रत्येक कोशिका तक, फेफड़ों से प्रत्येक कोशिका तक ले जाता हैगा। इस तरह से ये श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल की सी आकार की संरचना क्या है। तो आहार नाल में जो सी आकार की संरचना है वो है गेहड़ी, यानी कि ड्यूडिनम। तो क्वेश्चन नंबर इसका ये विकल्प जो बी है वो सही है,
गहड़ी जो है ये सी आकार की संरचना होती है और यहाँ पर जो है वसा का मल्सीकरण होता है गहड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? चर्वणक दांत की संख्या जो ध्यान रखिएगा 4 होती हैगी। प्रत्येक जबड़े में 4 जो है चर्वणक दांत पाए जाते हैं। चर्वणक दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 6, यानी 3 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 6 होती हैगी। तो क्वेश्चन ये विकल्प बी गलत है इसका, और जो विकल्प सी है ये सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 6 होते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग बताना है, तो प्रमुख उत्सर्जी जो अंग है वो है हमारे वृक्क। वृक्क जो है हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग है। वोमेन संपुट किसका भाग है? तो वोमेन संपुट है जो है वृक्क नलिका का भाग है। ध्यान रखिएगा किसका भाग है? ये वृक्क नलिका का। ये है वोमेन संपुट जो है वृक्क नलिका का भाग है। ये एक प्यालेनुमा संरचना होती है वृक्क नलिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए कृमाकुंचन। कृमाकुंचन जो है आहार नाल की में पाई जाती है। ये एक प्रकार की गति है जिसके कारण जो है भोजन को आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। तो ध्यान रखिए स्टेप्सिन जो एंजाइम होता है ये वसा पर क्रिया करता है। ये एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है, ध्यान रखिए आप। जैसे एमाइल है लाइपेज वसा पर क्रिया करता है, तो स्टेप्सिन भी जो है ये वसा पर क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो ये श्वसन क्रिया का ही भाग होता है ग्लाइकोलिसिस, और दूसरे होता है क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया के अंत में जो है 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ठीक है, 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है ग्लाइकोलिसिस क्रिया के अंत में, और इस क्रिया के अंत में जो है पायरुविक अम्ल बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो शुद्ध को विभिन्न भागों में ले जाती है वो है महाधमनी। धमनी जो है शुद्ध रक्त को जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, ध्यान रखिएगा। तो महाधमनी जो है शुद्ध रुधिर को ले जाती है शरीर के विभिन्न भागों तक। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत है वो है संतरा, क्योंकि विटामिन सी हमें खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। तो जो है विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत है वो संतरा माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया संपन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा ये ग्लाइकोलिसिस क्रिया जो होती है ये कोशिका के कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका के कोशिका द्रव में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता हैगा। तो पौधे की पत्तियों में जो भोजन बनता हैगा और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता हैगा, तो इसको पचाने के लिए एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जिन्हें बोलते हैं फ्लोएम ऊतक। ठीक है, तो फ्लोएम द्वारा जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है पौधे के सभी भागों तक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में के मुख में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो होती है 3 जोड़ी। ठीक है, यानी संख्या में 6 जो लार स्त्रावित करती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ध्यान रखिएगा टायरिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 3 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, कृमिरूप प्रशेषिका किसका भाग है? तो कृमिरूप प्रशेषिका जो है ये हमारा एक अवशेषी अंग है, ध्यान रखिएगा, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये हमारा अवशेषी अंग है और ये सीकम का भाग है। ठीक है, बड़ी आंत में जो सीकम पाई जाती है उसका भाग है, सीकम का भाग है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? ध्यान रखिए, त्वचा जो है हमारा संवेदी अंग भी है, तो संवेदना भी त्वचा द्वारा ग्रहण की जाती है। त्वचा जो है एक कवच की तरह कार्य करता है, रक्षात्मक आवरण है, तो सुरक्षा भी करता है त्वचा हमारा। इसके अलावा त्वचा से आपने देखा होगा पसीना निकलता हैगा, तो सजन का कार्य भी करता है। तो ये 3 कार्य जो आपके दिए हुए थे, ये मैंने अभी आपको बताया, ये त्वचा द्वारा होते हैं। लैंगिक लक्षण जो है ये कार्य त्वचा का नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं है त्वचा का? लैंगिक लक्षण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या जो होती है वो होती है कुल 8, यानी कि संख्या में एक जबड़े में 4 होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वन साइड जो होते हैं एक जबड़े में 4 होंगे, और कुल मिलाकर दोनों जबड़े मिलाकर जो होती है वो 8 होती हैगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है?
तो इसका ऑप्शन जो है वो है बी, एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस जो है ये, जिसे हम लोग घाटी ढापन भी कहते हैं हिंदी में, ये एक घाटी द्वार पर जो है पत्ती के समान लटकी हुई कार्टिलेज रचना होती है और ये भोजन को ग्रहण करते समय जो है श्वास नली को ढक लेती है, जिससे कि भोजन के जो कण होते हैं वो श्वास नली में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना जो है वह है एपिग्लॉटिस। अगला क्वेश्चन है, पल्मोनरी शिरा कहाँ खुलती है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, पल्मोनरी शिरा जो होती है ये हृदय के बाएं आलिंद में खुलती है, क्योंकि इस शिरा के द्वारा जो है शुद्ध रक्त आता है। ठीक है, हृदय में जो है शुद्ध रक्त आता है पल्मोनरी शिरा द्वारा, और ये बाएं आलिंद में खुलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके इस तरह से बोल सकते हैं, फेफड़ों जो शुद्ध रक्त आता है वो कहाँ आता है? बाएं आलिंद में आता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम का क्या कार्य है? तो ध्यान रखिएगा, पादपों में जाइलम ऊतक होते हैं ये जल का संवहन करते हैं। किसका संवहन करते हैं? जल का। जो जल का संवहन होता हैगा वो है जाइलम ऊतक करते हैं। जिस तरह से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है फ्लोएम ऊतक करते हैं, उसी तरह से जल का संवहन जो है ये जाइलम ऊतक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील यहाँ पर विटामिन बताना है हमें, कौन सा विटामिन होता है? तो ध्यान रखिए, दो विटामिन जो है आपके जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और सी। तो यहाँ पर जो विकल्प में है वो विटामिन सी दिया हुआ है ऑप्शन डी में। ठीक है, तो विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील हैगा, और बाकी के जो आपके विटामिन दिए हैं ये सब वसा में घुलनशील है, विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, तो दो विटामिन जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, और बाकी के जो चार विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। ठीक है, तो आप लोगों को बड़ा समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से सारे विकल्प।